नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। मैं रामकृष्ण मिश्रा। जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि वीडियो के साथ कुछ प्रश्न भी दिए जाएं, तो जो वीडियो बना दी गई हैं उसके लिए कुछ प्रश्न इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो आज पहले टॉपिक हम एथिक्स और जो आपकी वैल्यू है उसके ऊपर प्रश्न लेके आए हैं, यानी कि मूल्य और नैतिकता पे प्रश्नों का एक संग्रह है। इसमें कुछ 7 प्रश्न होंगे। हम इससे बात करेंगे थोड़ी सी बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि इन पे वीडियो पहले ही बनाई जा चुकी है। आशा है कि आप इस पर उत्तर लिखेंगे और हम नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक देंगे, वहाँ पे अपना उत्तर पोस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आप मॉडल उत्तर इसका प्राप्त करेंगे कुछ दिनों के पश्चात। पहले लिखेंगे, फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपने कहाँ तक सही लिखा है और उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। तो सबसे पहला जो प्रश्न इसमें बनता है आपका, वो देखेंगे टिप्पणी बनेगी। और टिप्पणी में मूल्य के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं, आप नैतिकता पर टिप्पणी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना कि मूल्य क्या होते हैं, थोड़ा सा बताएंगे स्टार्टिंग में। जैसे कि हमने देखा ही था कि नीति शास्त्र में उन नैतिक आदर्शों को मूल्य कहा जाता है जिन्हें सामाजिक व्यवस्था के संचालन में मददगार माना जाता है। तो थोड़ा सा और सा एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा बता दें कि भाई मूल्य की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं। तो एक संक्षेप में पूरे मूल्य की चर्चा कर देंगे। तो इस टिप्पणी में आपको 75 शब्दों में ही सब कुछ करना है। हालांकि आप 125 शब्दों तक अपना उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि जो पीसीएस में ट्रेंड रहा है वो ज़्यादा करके 125 और 200 शब्दों का रहा है यूपी पीसीएस में। और अगर आप सिविल्स की तैयारी करना चाहते हैं तो 50 शब्दों की टिप्पणी 200 शब्दों तक अपना उत्तर लिख सकते हैं। आगे इसी प्रकार देखा जाए तो नैतिकता की बात की जाती है। अगर नैतिकता पे टिप्पणी की बात करें मूल्यों के बाद, तो सबसे पहले वही नैतिकता क्या होती है हम बताएंगे। जैसे कि नैतिकता वे मानक हैं जो किसी व्यक्ति के अंतःकरण को किसी कार्य के अच्छे, बुरे, उचित, अनुचित तथा शुभ या अशुभ होने का बोध कराते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रो देंगे, ये होता क्या है इसको परिभाषित करेंगे, फिर इससे बताएंगे समाज में क्या महत्व है इसका या नैतिकता का कुछ संबंध बता देंगे धर्म से, तर्क से, कानून से। तो इसने अपना जो पूरा जो नैतिकता का ये टिप्पणी होगी संक्षेप में सब कुछ बताएंगे इसको। तो इस प्रकार ये आपको लिखना होगा इसमें। इस पर हम मॉडल उत्तर अवश्य देंगे, पर पहले आप लोग अपना उत्तर लिखेंगे। आगे देखें तो इस पर हम एक प्रश्न बनता है आपका, किसी कर्म के नैतिक या अनैतिक होने वाले तत्व कौन से हैं, जिसमें बात करेंगे भाई वो कौन कौन से तत्व हैं जो किसी कर्म को नैतिक या अनैतिक बना देते हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे कर्म क्या होता है और फिर उसके बाद बताएंगे वो तत्व क्या होता है। जैसे कृत्य, मान लीजिए कोई क्या है सती प्रथा। सती प्रथा का जो कृत्य है वो किसी भी आधार पर नैतिक नहीं कहा जा सकता। तो कृत्य भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पर कर्ता की स्थिति कैसी है। मान लो कोई बहुत भूखा इंसान है, उसने चोरी कर ली, हो सकता है कानूनन रूप से उसने अपराध किया हो, पर नैतिकता की दृष्टि में वो अपराध नहीं मान जाएगा। क्यों? क्योंकि भूखे को भोजन की आवश्यकता होती है। हाँ, परंतु वही कोई चोरी ऐसी व्यक्ति करता है जिसको भोजन की आवश्यकता नहीं थी, केवल उसने व्यापार के उद्देश्य चोरी करी या लूटपाट की, तो उसे अनैतिक भी माना जाएगा और गैर कानूनी भी माना जाता है। इस प्रकार प्रयोजन क्या था, मान लीजिए कोई अबोध बालक है, वो किसी से अपमान कर देता है, या कोई विक्षिप्त प्राणी है वो कुछ ऐसा काम करता है जो कानून या नैतिकता दृष्टि से गलत है, परंतु उसे अनैतिक नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका मानसिक स्तर ऐसा नहीं था कि वो सही और गलत में भेद कर सकता। इस प्रकार परिस्थितियाँ भी बहुत मैटर करती हैं इसमें। जैसे कि मान लीजिए कोई महिला है, उसने किसी की हत्या कर दी और परिस्थिति ऐसी थी, उसकी बलात्कार की ऐसी घटनाएं चल रही थी, तो उसे भी हम अनैतिक नहीं मान सकते। इसने परिणाम भी इस पर मैटर करता है। तो आप सभी बातों को लिखते हुए संक्षेप में अपना उत्तर लिखेंगे 125 शब्दों में। अगर अगले उत्तर की बात, प्रश्न की बात की जाए तो मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं या आत्मनिष्ठ होते हैं, तो इस पर बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ी डिबेट रही है नीति शास्त्र में कि मूल्य को वस्तुनिष्ठ माना जाए या आत्मनिष्ठ माना जाए। तो हमें सबसे पहले बताना होगा मूल्य वस्तुनिष्ठ कौन से होते हैं और मूल्य आत्मनिष्ठ किस प्रकार के होते हैं। जब आप दोनों को डिस्क्राइब कर देंगे तो दोनों के संबंध में वो थोड़ा बहुत बताएंगे कि सभी प्रकार जो सभी मूल्य होते हैं ना ही पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होते हैं और ना ही आत्मनिष्ठ होते हैं। जब ये सारा हो जाएगा तो आपका उत्तर हो सकता है। जैसे कि देखिए, जो नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र में जो मूल्य है वो हम किसी मूल्य को कैसे कह सकते हैं कि पूरी तरह वस्तुनिष्ठ आत्मनिष्ठ है। मान लीजिए शांति का सार्वभौमिक मूल्य, सब कहते हैं शांति होनी चाहिए, परंतु क्या युद्ध काल में हम शांति को प्राथमिकता दे सकते हैं, जहाँ पे हिंसा सेना का प्रमुख कर्तव्य बन जाता है कि अपने विपक्षी जो सेना के सैनिक हैं उनकी हत्या करें, उनकी मारें, क्योंकि वहाँ विजय प्राथमिक लक्ष्य होता है। तो हम किसी भी मूल्य को पूर्णतः जो आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ नहीं कह सकते। इसको समझाते हुए आप इसको खत्म करेंगे। और इसमें एक प्रश्न और बन सकता था जो मैंने वैसे नहीं बनाया इसमें, कि मूल्यों की विशेषताएं क्या होती हैं। देखो ये लिखा नहीं, इस पर चर्चा कर लेते हैं मूल्यों की विशेषताओं पर। तो जो मूल्य हैं उनकी विशेषताएं कैसी, जैसे कि नैतिक व्यवस्था, नैतिक प्रतिमान, सार्वभौमिक प्रकृति, मूल्य अमूर्त होते हैं, मूल्य सीखे जाते हैं, मूल्य सोपान क्रम में होते हैं, मूल्य स्थायी होते हैं, साध या साध्यन के जो मूल्य होते हैं, इनके सबको बताते हुए आप मूल्यों की विशेषताएं लिख सकते हैं।
अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आगे बताना मुझे इसके विषय में कि फिर क्या होते हैं। इस पर आगे अगर बात की जाए तो चौथे प्रश्न की, कि वो प्रश्न ये है कि किसी समाज में किन आधारों पर नैतिक मूल्यों का निर्धारण होता है, उसका हमें बिंदुवार लिखना, मतलब वो कौन कौन से आधार हैं, कौन कौन से बेस हैं जिसके आधार पर हम किसी मूल्य को क्या कहते हैं, भाई ये मूल्य नैतिक है या अनैतिक है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके प्रश्न में, आपके परीक्षा में आ सकता है। तो देखिए, कोई मूल्य नैतिक है या अनैतिक, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मूल्य क्या होते हैं और थोड़ा सा नैतिकता को बताएंगे। फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे, जो आधार, जैसे कि भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण में किसकी बात करेंगे, वातावरण, कृषि भूमि। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कहीं वातावरण बहुत ठंडा है तो वहाँ पे मदिरापान को अनैतिक नहीं माना जाता, जैसे कि पश्चिमी देशों में या हमारे कुछ पहाड़ी राज्यों में भी ऐसा ही है। लेकिन वहीं उत्तर भारत में देखा जाए तो मदिरापान का सेवन तो सब करते हैं, परंतु इसको सामाजिक रूप से अनैतिक माना जाता है। इसी प्रकार कृषि भूमि की बात की जाए, जिन देशों के पास पर्याप्त कृषि भूमि रही है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो मांस का सेवन है उसको अनैतिक मान लिया गया। और जहाँ पे भाई कृषि भूमि नहीं, वहाँ पे मांस के सेवन को अनैतिक कैसे मानते, क्योंकि वहाँ पे मांस से एकमात्र मतलब जीवन यापन का साधन था, जीवन को जीने का। तो ये सारी बातें आप लिखते जाएंगे। उसके बाद आप जाएंगे कहाँ पे, जनसांख्यिकी का कारक कैसा है, पूंजीवादी समाज है या आपका व्यक्ति मतलब आपका समाजवादी समाज है, कृषि प्रधान समाज है आपका, विनिर्माण, ये सारे आप आर्थिक कारक में जाएंगे। उसमें धार्मिक कारकों के कारक देखेंगे, मान्यताएं कैसी हैं, जैसे कि मान्यताओं में क्या, जैन मुस्लिम, जैन में क्या है कि अहिंसा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, वहीं मुस्लिम धर्म में क्या है कि बलि प्रथा में एक प्रकार की हिंसा ही होती है, परंतु उसको अनैतिक नहीं माना जाता। इधर गाय हिंदुओं के लिए जहाँ पवित्र है, वहीं बहुत से अन्य धर्मों के लिए भोजन की तरह देखा जाता है। अब इस बार राजनीतिक कारकों में देखते हैं, भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था है कहीं पे या तानाशाही व्यवस्था है। तो ये सारे वो कारक होंगे जो आपको अपने उत्तर में समाहित करते हुए 200 शब्दों में लिखना होगा। देखिए, सारे जो प्रश्न हैं इनके उत्तर इससे पहले जो वीडियो आई हैं वो उसमें दिए जा चुके हैं। अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो इन प्रश्नों के उत्तर देना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक ढंग से हमने लिखा है अपना जो भी सिस्टम है। हालांकि हैंड रिटन ही है, पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं। इस पर अगला जो प्रश्न बन सकता है, इसमें क्या बन सकता है, वो भाई कानून और नैतिकता में क्या संबंध है, इसको भी 200 शब्दों में लेना, इसमें आता है। तो सबसे पहले वो क्या करना होगा, कानून को परिभाषित करें, नैतिकता को परिभाषित करें। जिस नैतिकता की परिभाषा आपने कई बार देखी, तो यही कानून की बात कर ली जाए। देखिए, कानून किसी देश की विधायिका द्वारा बनाए विधान होते हैं। क्या होते हैं, कानून किसी देश की विधायिका द्वारा बनाए गए विधान होते हैं जो समाज को व्यवस्थित करने के लिए बनाए जाते हैं। वही नैतिकता एक मूल्य है जो किसी के कृत्य को सामाजिक मानदंडों के आधार पर सही या गलत सिद्ध करते हैं। नैतिकता व्यक्ति को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, और कानून भी यही करता है। परंतु कानून क्या बाध्यकारी होता है और नैतिकता आंतरिक होती है, आपकी आत्मनिष्ठ होती है। तो इन सब बातों को लिखते हुए आप जाएंगे। आगे क्या करेंगे, आप जाके देखेंगे कि नैतिकता और कानून क्या समानता है और क्या अंतर है। फिर अपना उत्तर पूरा कर देंगे। जो डायग्राम हमने आपको दिखाया था उसमें बना के वीडियो में, वो प्लीज़ यहाँ भी मेंशन करना अपने उत्तर में, ताकि थोड़ा आपका आंसर क्या अट्रैक्टिव हो जाए। इसी पर एक और प्रश्न बनता है आपका, धर्म तथा नैतिकता में संबंध क्या है, समझाना है हमें। 200 शब्दों में भी आएगा। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जिसका डिस्कशन कर रहे हैं हम। तो देखिए, धर्म क्या है थोड़ा सा बताना होगा। हालांकि आप जो हमारा ये पेपर है इसमें धर्म को नैतिकता के रूप में ही ज़्यादा शो किया गया है, जो हमें मतलब समझना है। जो धर्म का मजहब है वो नहीं इसमें महत्व रखता, लेकिन हमें फिर भी धर्म क्या है समझाना होगा, नैतिकता है क्या है समझाना होगा, दोनों में विरोध के पक्ष क्या है वो बताना होगा, दोनों में समानता क्या है पक्ष बताना होगा आपको। जैसे कि देखो, अगर विरोधी की बात की जाए तो जो अलौकिकता है और जो आध्यात्मिकता है, ये क्या है, धर्म के मूल तत्व है। अलौकिकता होना ही चाहिए धर्म के अंदर, एक परलोक की बात होती है इसमें, जबकि नैतिकता में ऐसा नहीं होता। वहीं अगर गांधी और मार्क्स की बात कर ली जाए, गांधी ने तो हर चीज़ में धर्म की बात की, जैसे कि वो कहते हैं राजनीति क्या है, अगर धर्म के बिना राजनीति हो तो सर्प के समान है। वहीं मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स कहते हैं कि जो नैतिकता है यदि उसमें धर्म आ जाएगा तो नैतिकता भी नहीं रहेगी। यानी कि उन्होंने क्या धर्म क्या अफीम की तरह माना है इसको, उसकी आलोचना करी है। वहीं सार्वभौमिकता की बात भी करते हैं, जो धर्म में सीमित स्तर पर होता है, जबकि जो नैतिकता होती है सार्वभौमिक होती है। मतलब ये है कि आपका जो धर्म है उसके जो विचार हैं, जो मान्यताएं हैं, वो स्पेसिफिकली किसी कंट्री से संबंधित होती हैं या किसी देश में भी किसी
धर्म से मजहब संबंधित होती हैं, परंतु नैतिकता के जो मापदंड होते हैं, जो नैतिकता के मानक होते हैं, वो सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। ये तो इसकी विषमता थी या विरोधी तत्व आपस में। समानता की बात की जाए तो परंपरागत भारतीय अर्थ में अगर देखा जाए तो जो भारतीय अर्थ परंपरागत, उसमें कहा गया है कि जो धर्म है उस नैतिकता के रूप में पेश किया गया है कि धर्म दूसरों की सेवा करना, दूसरी मदद करना इस संदर्भ में माना जाता है। वहीं नैतिकता और धर्म का एक भाग मान लिया गया है भारतीय संदर्भ में, तो कि नैतिकता का धर्म का एक भाग है। अगर चाहे महाभारत देखें, चाहे गीता देखें, रामायण देखें या कुछ भी देखेंगे तो क्या कहा गया इसमें, अपने धर्म का पालन कीजिए, राजधर्म का पालन कीजिए। यहाँ तक कि भगवान राम ने भी राजधर्म का पालन करते हुए अपना सब कुछ त्याग दिया था। मतलब कि हमारे जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो बताया गया है वो नैतिकता को वो धर्म का एक हिस्सा मान लिया गया है। हाँ, हालांकि वर्तमान में कुछ परिस्थितियाँ बदली हैं, कुछ अपवाद जोड़े गए इसमें जो धार्मिक ना होते हुए धर्म के नाम पे संचालित किए गए थे, जैसे कि सती प्रथा। ये कोई धर्म का हिस्सा नहीं था, ना ही हिंदू धर्म में था। आप देख सकते हैं कि पांडु की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने भी सती नहीं हुई थी, या ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप उदाहरण में देखते हैं। हालांकि बाद में ऐसी घटनाएं शामिल हुई इसमें। तो हमारा कुछ अलग था, पश्चिम में कुछ अलग था। पश्चिम में तो पूर्णतः अलगाव था धर्म और राज्य में या नैतिकता में, परंतु यहाँ हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था। यही नहीं, हम रामायण चौपाई देखते हैं मानस में कि परित सरिस धर्म नहीं भाई, ये प्लीज़ मेंशन करना, आपको अच्छा रहेगा। और धरती धार्यति व लोकम धर्मा जो महाभारत में है, इन सब चीज़ों को अगर आप लिखते हैं तो आपका उत्तर बहुत एट्रैक्टिव रहता है, क्योंकि आपको यहाँ पे बताना है एक्चुअली में कि दोनों में समानता क्या है और विषमता क्या है। तो आपको धर्म से जो आपको मिलती हैं चीज़ें उनको मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आप लास्ट में कहेंगे धर्म और नैतिकता में कोई विभेद नहीं है। एक डायग्राम बनाने के, एक धर्म और नैतिकता को काटता हुआ, जहाँ पे वो दोनों आपस में काट रहे होंगे ना, उसके साथ लिख देना कि सर्वोत्तम स्थिति यही है कि धर्म और नैतिकता दोनों मिलके ही भाई किसी भी सामाजिक व्यवस्था को संचालित कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं वास्तव में धर्म और नैतिकता में ना तो अनिवार्यता का संबंध है और ना ही विरोध का, वरन दोनों कुछ मात्रा में एक दूसरे को आच्छादित करते हैं। जैसे कर्तव्य पालन, सहानुभूति, सहयोग, प्रेम, सहिष्णुता आदि दोनों में समान रूप से व्याप्त हैं। जबकि सती प्रथा व 3 तलाक धर्म समर्थित होते हुए भी जो बाद में इसको धर्म का आधार पे इसको एक मतलब ना क्या कहा, ओवरलैपिंग कर दी गई कि भाई धर्म जोड़ दिया, तो क्या पर ये अनैतिक थे। या आप देख सकते हैं कि मुस्लिम धर्म में बलि प्रथा को धार्मिक माना गया, परंतु वो अनैतिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समान है, कुछ असमान भी हैं। इस हिसाब से अपने आप को जो आंसर फ्रेम करना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकता है आपका कि मूल्यों के विकास में परिवार, शैक्षणिक संस्थान और समाज की भूमिका। तो देखिए, आपने देखा होगा कि हम सबसे पहले बात करें सामाजिकरण। सामाजिकरण वो प्रक्रिया होती है जिसमें कोई बालक जन्म से लेके सीखना शुरू करता है कि समाज कैसा है, उसके मूल्य क्या है, उसके मानक क्या है। और ये कौन सिखाता है हमें? हमारा परिवार सिखाता है, शैक्षणिक संस्थान सिखाते हैं और समाज सिखाते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले परिवार की बात की जाए तो जैसे परिवार क्या, अगर आपका परिवार जातिवादी है, सांप्रदायिक है, सहिष्णु है, मानववादी है, अनुशासन प्रेमी है, तो इसका प्रभाव आपके ऊपर निश्चित ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, माता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे हम गांधी को देखते हैं, गांधी की माता क्या वैष्णव धर्म से संबंधित थी और उन्होंने जो प्रभाव पड़ा गांधी जी पर वो उसका अनंत रहा, और गांधी जी जीवन के अंतिम समय तक वैष्णव धर्म को बहुत ही महत्व प्रदान करते रहे। वहीं शिवाजी की माता ने इनको क्या वीरता का जो ज्ञान दिया, जो वीरता की शिक्षा दी, वो उनकी इस संदर्भ में देखा गया। वहीं अगर आगे बात की जाए तो APJ अब्दुल कलाम या इन सब की, इनकी माताओं का प्रभाव उन पर बहुत ज़्यादा था। इस पर हम क्या सीखते हैं यहाँ से? आधारभूत मूल्य सीख लेते हैं परिवार से। जबकि शैक्षणिक संस्थान में क्या सीखते हैं? शैक्षणिक संस्थान में जाते हैं तो भागीदारी, विनम्रता, ईमानदारी, सत्य बोलना या मिलनशीलता, ये सब सीखते हैं। ये हमारी गैंग एज होती है जो 13 से 16 के वर्ष की, यहाँ अपने मित्रों से बहुत कुछ अच्छी और बुरी बातें सीख लेते हैं। जबकि शैक्षणिक संस्थानों में हमारे अध्यापक, सहपाठी और जो विचारधारा होती है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी इशू, कोई भी मुद्दा, कोई व्यक्तित्व ऐसा है जो अध्यापक समझता है या जिसको वो मेहनत देता है उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता है। एक ही बात को हम कई प्रकार से कह सकते हैं, तो ये सारा प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है इसके ऊपर। इसी प्रकार अगर देखें तो हम उच्च शिक्षा में जाते हैं तो हम व्यावसायिक मूल्य सीखते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे व्यावसायिक मूल्यों में जो आपके डॉक्टर्स होते हैं वो हिप्पोक्रेटिक ओथ सीखते हैं। वहाँ उन्हें क्या है कि डॉक्टर का जो पेशा है उसमें नैतिकता का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। वर्तमान में देखा भी था कि कोरोना वायरस के संकट काल में कि डॉक्टरों पे बहुत हमले भी होते, बहुत जगह उनके साथ अनैतिक व्यवहार भी हो रहे थे, नर्सों के साथ बहुत अनैतिक व्यवहार, परंतु उन्होंने अपनी जो नैतिकता वो कभी त्याग नहीं किया। मतलब उन्होंने जो मेडिकल एथिक्स है उसका कभी त्याग नहीं किया और उन्होंने हर व्यक्ति की मदद करी, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का हो या उन पर हमला ही क्यों ना कर रहा हो उन पर। तो ये हम क्या सीख रहे हैं? नैतिकता से सीखते हैं।
शैक्षणिक संस्थान हो सकते हैं। हालांकि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे आधारभूत मूल्य में कुछ परिवर्तन भी आ जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो गांव से शहरों में आता है और वहाँ पे ग्लोबल मूल्य सीखता है, तो वो क्या सीखेगा कि अगर भाई पर्यावरण की रक्षा करनी है तो गाँवों के साथ साथ हमें वैश्विक स्तर पर सोचना होगा, ना कि केवल अपना अपना सोचना होगा। इस प्रकार हमारे बहुत से नैतिक मूल्य यहाँ बदल जाते हैं आगे। अब समाज की बात की जाए तो विभिन्न सामाजिक समूहों का संपर्क यहाँ हमारे जो होता है उससे हमारी अंतर्क्रिया होती है, तो हमारे मूल्यों का समावेशन होता है। कभी कभी हमारे मूल्य तो क्या हो जाते हैं, संकीर्ण हो जाते हैं और कभी कभी विस्तृत हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए संकीर्ण उस स्थिति में होते हैं कि जैसे हमने किसी ऐसे समूह को धारण कर लिया जो बहुत नैरो माइंडेड है, केवल अपने ही समूह के बारे में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए स्वतंत्रता से पहले तो मुस्लिम लीग थी। जो मुस्लिम लीग क्या थी, वो पूरे भारत के बारे में नहीं सोचती थी, वो के लिए सोचती थी कि कैसे पाकिस्तान का निर्माण किया जाए। यहाँ तक कि उसने मुस्लिमों का भी इसमें कल्याण नहीं देखा था, वहाँ पे केवल अपना राजनीतिक हित देखा जाता। वहीं जो कांग्रेस थी वो पूरे देश की लड़ाई करती थी, स्वतंत्रता संघर्ष लड़ रही थी। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे कैसे संगठन है, हम कैसे संगठनों को शामिल किस संगठन में शामिल होते हैं, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस बार विश्वविद्यालय में अगर जाते हैं तो हम क्या सकते हैं, हमारी जो प्रतिभा है वो बहुमुखी हो जाएगी, उदार और सहिष्णु हो जाएगी। वहीं हम किसी मान लो धार्मिक संस्थान में जाते हैं जो कुछ ज़्यादा कट्टर प्रवृत्ति का है, तो हमारे मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होंगे, जो हमारी धारणा होगी, वो भी क्या हो जाएगी, उसी प्रकार की हो जाएगी। तो ये जो हमने 7 प्रश्न देखे हैं, इसके उत्तरों का मैं बहुत शॉर्ट में और तेज़ी से बता दिया आपको। तो आप इसे लिखने का कोशिश करना, हम इसके मॉडल आंसर देंगे आपको, लेकिन पहले आप इसकी जो भी आंसर लिखे हैं उसको अपलोड करना हमारे दिए गए लिंक में। उसके बाद ही हम कोई भी मॉडल आंसर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग पहले खुद कोशिश करें, उसके पश्चात आपको मॉडल आंसर दिए जाएं। क्योंकि मान लीजिए मॉडल आंसर पहले देते हैं, आप क्या अगर लिखना ही ना करें, तो आप जानते हैं कि हर चीज़ तो अवेलेबल है, पर अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, व्यर्थ है वो। तो नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नमस्कार।